स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि ईथर के भौतिक और रासायनिक गुणधर्म कैसे कैसे हैं, तो उसमें हमारे ईथर की सभी रासायनिक अभिक्रियाएं नहीं हो पाई थी। तो आज हम उसी टॉपिक को आगे लेके बढ़ रहे हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ईथर। ईथर के रासायनिक गुण जो रह गए थे उनकी चर्चा हम यहाँ करेंगे। और आज जिन हम रिएक्शंस की बात कर रहे हैं ये सभी बोर्ड एग्जाम में पूछी गई हैं, बहुत बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट है 12th क्लास के को ध्यान में रखते हुए। तो आप इन रिएक्शंस को 2 नहीं कम से कम 4 बार पढ़ें, ताकि ये आपको आगे जो है जब एग्जाम देने जाए तो आपको ध्यान रहे। और इसके साथ ही जो पीरियडिक टेस्ट होने हैं, जो आपके आगामी स्कूल में टेस्ट होने वाले हैं, उनमें भी इन रिएक्शंस को पूछा जा सकता है। तो विशेष ध्यान देंगे। पहली हमारी है PCl5 से क्रिया। ये यूपी बोर्ड में 2014 में, 15 में और 16 में पूछी गई है। देखिए, डाई एथिल ईथर का सूत्र हमें पता है, C2H5 और C2H5 की रिएक्शन PCl5 से करी तो यहाँ से 2 Cl निकल के एक इस वाले C2H5 पर, एक इस वाले C2H5 पर अटैच हो जाता है। तो हमारे पास एथिल क्लोराइड के 2 अणु बन जाते हैं। और ये वाला जो ऑक्सीजन है वो यहाँ पर जाता है, जो फास्फोरस में ऑक्सीजन लग जाता है तो POCl3 बन जाता है, जिसका नाम फास्फोरस ऑक्सी ट्राइक्लोराइड नाम है। तो ये हमारी PCl5 से क्रिया होती है, इसमें एथिल क्लोराइड हमारा बनता है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। दूसरी है HI से क्रिया। ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसके आने की संभावना है जो आगामी एग्जाम है, बोर्ड एग्जाम, उसमें होने प्रबल संभावनाएं है, क्योंकि ये 2014, 16 और 19 में आ चुका है। सही है, इसके बाद 20 में नहीं आया, 21 में एग्जाम नहीं हुए, तो 22 में आने की प्रबल संभावना है। अब ये 2 तरीके से होती है, ठंडे में और गर्म में। ठंडे में क्या होता है, C2H5 और C2H5 HI से क्रिया करता है। तो ये जो HI है ये किस तरीके से टूट जाता है, देखिए इस तरीके से, एक तरफ H आ गया, एक तरफ I आ गया। तो C2H5OH एथिल अल्कोहल बन गया, और एक I से जुड़ गया तो C2H5I एथिल आयोडाइड बन गया। तो यह 2 कंपाउंड हमें मिलते हैं ठंडे में। जब गर्म में हम 100 डिग्री सेंटीग्रेड या 373 केल्विन पर जब इसे HI के आधिक्य में, यानी कि जो हाइड्रोजन आयोडाइड है उसके आधिक्य में जब गर्म करते हैं, तो ये जो 2 HI ये ऑक्सीजन को लेकर क्या बना देते हैं, H2O, और ये 2 I एक इसके साथ और इसके साथ जुड़ जाता है, तो एथिल आयोडाइड के 2 अणु प्राप्त हो जाते हैं और जल हमारा निकल जाता है। तो गर्म में हमारे पास एक ही कंपाउंड एथिल आयोडाइड बनता है, जबकि ठंडे में जो है एथिल अल्कोहल और एथिल आयोडाइड दोनों बनते हैं। ये हमारी ठंडे और गर्म का अंतर है, इसे ध्यान रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, क्योंकि ये गर्म और ठंडे में अलग अलग उत्पाद देते हैं। इसके बाद तीसरी रिएक्शन है H2O से क्रिया। देखिए H2O यहाँ पर क्या है, अति तप्त भाप, जो बाष्प है, जल की बाष्प से एथिल अल्कोहल की रिएक्शन होती है। तनु H2SO4 की प्रेजेंस में जब इसे गर्म करते हैं उच्च दाब पर, तो ये देखिए यहाँ पर जो इस तरीके से रिएक्शन होता है, एक तरफ H जुड़ जाता है, ये मान लीजिए इस तरीके से हम तोड़ दें, एक तरफ H और एक तरफ OH, तो हमारे पास जो है एथिल अल्कोहल के 2 अणु प्राप्त हो जाते हैं। तो ध्यान दें, अगर तनु H2SO4 से क्रिया दिखाएंगे तब भी यही होनी है, और अगर हम जल से दिखाएंगे तब भी यही होनी है। यानी भाप से जब रिएक्शन होता है तो हमारा एथिल अल्कोहल H2O से रिएक्शन होती है, तो एथिल अल्कोहल प्राप्त होता है। इसके बाद अगली चीज जो है वो है डाई एथिल ईथर का जब अपचयन करेंगे। देखिए अपचयन के हमारे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनसे हम अपचयन कर सकते हैं। सबसे पहला है NaNH3, जैसे ये रिएक्शन करके इसको हम कहते हैं, दूसरा अगर नाम दें तो सोडामाइड द्वारा अपचयन से होता है। सही है, तो ये जब इससे रिएक्शन होता है तो 2H जो है वो हमारा क्या होता है, इससे एक यहाँ हमने देखिए इस तरीके से दिखाया, ये एक H इधर जुड़ गया और एक H इधर जुड़ गया। देखिए ध्यान दे लें, 2 H हमारे, एक H इधर, एक H उधर, इधर जुड़ा तो C2H6 हो गया जिसका नाम एथेन है, और C2H5OH बन गया जिसका नाम एथिल अल्कोहल है। तो ये हमारा अभी कह सकते हैं कि इसका ये जो NaNH3 है ये दुर्बल अपचायक है, मतलब बहुत ज्यादा अपचय नहीं करता है, 2 ही हाइड्रोजन की क्रिया होती है। यहाँ बात दुर्बल अपचायक किस लिए की गई, क्योंकि लाल फास्फोरस और HI के द्वारा जो अपचयन होता है तो ये प्रबल अपचायक है। बोले देखिए यहाँ पर जब 4 हाइड्रोजन से लाल फास्फोरस और HI की उपस्थिति में जो अपचयन होता है, तो देखिए एक H यहाँ अटैच होता है, दूसरा H यहाँ, और 2 H जो है वो ऑक्सीजन को लेकर क्या हो जाते हैं, भाग जाते हैं।
तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हमें 2 अणु एथेन के प्राप्त होते हैं और जल बाहर निकल जाता है। तो ये इसलिए है क्योंकि लाल फास्फोरस और HI जो है वो प्रबल ऑक्सीकारक है, इसलिए ये इसको पूर्णतः अपचयित कर देता है, जबकि इसमें ये पूर्णतः अपचयित नहीं हुआ और एथिल अल्कोहल में भी ऑक्सीजन जो है वो बची हुई है। लास्ट जो है CH3COCl जिसका नाम है एसिटिल क्लोराइड से क्रिया। तो डाई एथिल ईथर की जब एसिटिल क्लोराइड से क्रिया करते हैं तो देखिए इस तरीके से C2H5O और CH3CO ये आपस में निकल के CH3COCO C2H5 यानी एथिल एसीटेट बनाते हैं और जो Cl है वो C2H5 से अटैच होता है तो एथिल क्लोराइड जो है वो यहाँ पर दूसरा कंपाउंड बनता है। और ये रिएक्शन देखिए जो हमने आपने अगर पढ़ा हो इसको पिछले भी, तो इसको नाम देते हैं एसिलीकरण। एसिलीकरण यानी कि CH3COCl से जब रिएक्शन होती है निर्जल AlCl3 की उपस्थिति में, तो अगर इसका नाम अगर आपको याद रहा हो पिछली हमने रिएक्शंस में बताया, इसको कहते हैं फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया होती है। फ्रीडल क्राफ्ट अपक्रिया 2 तरीके से होती है, एक एल्कलीकरण और एक एसिलीकरण। तो यहाँ पर एसिलीकरण हो रहा है डाईएथिल ईथर का और इसमें एथिल एसीटेट बन रहा है। तो ये निर्जल AlCl3 की प्रेजेंस में होता है, गर्म करने पर हमें एथिल एसीटेट प्राप्त होता है। ये सभी रिएक्शंस आप अपनी कॉपी पर नोट कर लें और कहीं भी अगर आपको दिक्कत महसूस हो रही है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।